हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल बायोलॉजी एंड ये सभी क्वेश्चन जो है ना वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं, नीट एंड नेट एंड वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन लाइक सी टेट एंड टेट। तो इसे आप ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ विंड मिल। विंड मिल का मतलब होता है कि जो आज एक ट्रेंड चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अंदर एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस का कि विंड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोग्राम जो होता है, तो उस पैरामीटर्स के बेस पे आज दुनिया में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा विंड के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या उसका उत्पादन कर रही है। तो इसमें जो आता है कि कौन सी कंट्री, तो एक कंट्री है नॉर्वे, जिसे कहते हैं कि दुनिया का अंत, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोली जाती है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री 3 कंट्री आती हैं उसमें उसमें से एक कंट्री है नॉर्वे, ठीक, यूरोप की कंट्री है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसे बोलते हैं लैंड ऑफ विंड मिल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंगस होता है फंजाई, आपको समझ में आ रहा है? फंजाई आर ए क्लोरोफिलस प्लांट्स, मतलब दे डोंट हैव क्लोरोफिल, सो दे अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, ठीक है। प्लांट्स होते हैं बट प्लांट की तरह सबसे बेसिक करेक्टर है प्लांट का प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो इन प्लांट्स मतलब फंजाई में दोनों करेक्टर थोड़ा सा, एक तो होता ही नहीं है, क्लोरोफिल तो कम्प्लीटली एब्सेंट, और दूसरा करेक्टर जो है कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल होती है बट उसमें काइटिन की बनी होती, ना कि सेलुलोज की, ठीक है। खैर, जो फंगस होता है अस्बिया गॉसिपी इज़ यूज्ड फॉर माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ, किस के माइक्रोबियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है या किसका माइक्रो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस फंगस। तो विटामिन के, विटामिन B2, एस्कॉर्बिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड को भी विटामिन सी बोलते हैं हम लोग, तो इसे ध्यान रखें, सब विटामिन के नाम है। तो इस फंगस को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B2, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है ये। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, डार्विन थिंकिंग वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स लायल एसेज ऑन। देखो, डार्विन जो है एवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है, मतलब एवोल्यूशनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। तो इसकी जो थिंकिंग थी, जो इसने अपनी थ्योरी थी, न्यू डार्विनिज्म, या आज के टाइम के मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो डार्विन की थ्योरी ही है, न्यू डार्विनिज्म बोलते हैं इसे। डार्विन जब अपनी थ्योरी ये लिख रहे थे, प्रपोज कर रहे थे, तो उस टाइम एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स लायल, और डार्विन का नाम भी चार्ल्स डार्विन था। तो चार्ल्स लायल का एक आर्टिकल था, मतलब उनका जो एसे था प्रिंसिपल्स ऑफ जूलॉजी, उससे जो थे डार्विन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। मतलब उसका एक उनकी थ्योरी जो डार्विनिज्म है या न्यू डार्विनिज्म, जिसके थ्रू इन्होंने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है, उसमें चार्ल्स लायल का जो प्रिंसिपल्स ऑफ एसे था, प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी पे जो उन्होंने ऐसे लिखा था, उससे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी, जो चार्ल्स लायल ने राइट अप किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन्स विच प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कंसर्न्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस। देखिए, दो बातें कह रहा है, एक तो जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। दूसरा कह रहा है इसका जो संबंध है कंसर्न किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस, सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंसेस का संबंध होता है। तो ये जीन कौन से होते हैं, प्लाज्मा जीन्स होते हैं या जंपिंग जीन्स होते हैं, बोथ होते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं। देखिए, प्लाज्मा, ठीक है, और इधर साइटोप्लाज्म। तो ये जो जीन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस से इनका संबंध होता है और प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, दे नोन एज प्लाज्मा जीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें डिस्कवरर का नाम है साइंटिस्ट का और दूसरी साइड में उसकी डिस्कवरी कि उन्होंने क्या डिस्कवरी की है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए में है एम मैकक्लेंटन, एक जो लेडी है जेनेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रोमिनेंट वर्क किया है, बारबरा मैकक्लेंटन, ठीक है। दूसरे पे हैकेल हैं, तीसरे पे हेज एंड जैकब का नाम है, थर्ड पे हर्बर्ट स्पेंसर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जो ऑप्शन होते हैं ना, इसमें जो मैचिंग टाइप है सबसे सिंपल आप देखें, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होता है, वो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर जो थे। हमने आपको बताया था कि सर्वाइवल जो फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसे हम कहते हैं
जी हर्बर्ट स्पेंसर ने ही दी थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें कोई डाउट नहीं। यार आपको इसमें लगता है कि माइक क्लंटन ने जो है आपको जंपिंग जीन के बारे में बताया था, तो ये बात भी ठीक है। आपको इसमें सबसे जो सिंपल चीज़ पता है, सबसे आपको कोई डाउट नहीं, सबसे पहले उसका मैचिंग करें। देखिए 4 का डी है, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ठीक है, तो 4 का डी और 4 का डी कहीं पे नहीं है, तो इस क्वेश्चन से मेरा आंसर ठीक हो जाता है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा, जिसमें 4 का डी है। ठीक है, वैसे माइक क्लंटन जो है बहुत फेमस लेडी है जेनेटिक्स में, जिसने बात करी है जंपिंग जीन के बारे में। ठीक है, बारबारा माइक क्लंटन एक सिंगल लेडी जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हैकेल का जो है वो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी दी है, और हेडेज एंड जैकब का जो कॉन्सेप्ट था वो था ट्रांसपोजन्स के बारे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SO2 एक अपना पोल्यूटेंट भी है या फिर गैस भी है, जो भी कह सकते हैं, एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, इससे जो बनते हैं, जब वाटर साथ रिएक्शन करके कुछ बना दे या खुद में और बना दे। ठीक है, इन एटमॉस्फेयर इसके जो SO2 और इसके जो सब्सटीट्यूट्स हैं, जो इसके प्रोडक्ट हैं इन एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट सेल में क्या करते हैं, DNA को डैमेज करते हैं, राइबोसोम को डैमेज करते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, माइक्रोकांड्रियल डैमेज करते हैं। तो देखिए SO2 जो है, जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें सल्फो प्रोटीन्स होती हैं, सल्फोलिपिड्स होती हैं। इस तरीके से प्रोटीन के में एस मतलब सल्फर भी एक पार्ट होता है, इसलिए जो इनका जो SO2 और इसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट जो होते हैं प्लांट सेल में, सबसे जो अटैक होता है वो मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केराटिन एक प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है, जो हमारे कार्टिलेज नहीं होते, जो बॉडी में जैसे कान के नीचे ये पिन्नी टाइप का होता है, उन जगहों पाई जाती है केराटिन, और हमारे नेल्स में होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, सल्फ़र का होता है, फास्फोरस का होता है, बोरान होती है, जिंक होता है। तो केराटिन में सबसे ज़्यादा होता है सल्फ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1997 द पेशेंट लिखा हुआ है, मगर ये सच में क्या है, ये पेटेंट है। आप समझते हैं पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है कि कोई आप डिस्कवरी करें, उसे रिजर्व करा लें, कि अगर उससे कोई नया प्रोडक्ट बनता है उससे रिलेटेड, तो आपको उसका रॉयल्टी मिले। इस तरह की जो एक पॉलिटिकल बायोलॉजी हमने बताया था कि पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है बायोलॉजी का, वो ये पेटेंट। फॉर बासमती राइस, बासमती राइस तो इंडिया में बहुत होता है, इंडियन ही इसकी ओरिजिन थी, मगर एक अमेरिकन कंपनी ने इसे पेटेंट करा लिया है। तो उस कंपनी का आपको नाम बताना है कि वो कौन सी कंपनी है, राइस टेक इंक्लाइंड, या फिर USA राइस प्राइवेट लिमिटेड, ओराइजा बायोटेक, या कैलिफोर्निया रिसर्च टेक। तो ये कंपनी है आपकी रिसर्च टेक इंक्लाइंड। ठीक है, ये एक USA बेस्ड कंपनी जिसने 1997 में बासमती राइस को पेटेंट कराया है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग गटेशन। गटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे कोई प्लांट का पार्ट टूट जाए, हमारा हाथ लग जाए, हम उसे जानबूझ के तोड़ दें, तो जब हम सुबह के टाइम देखते हैं तो उसमें से कुछ हमें वाटर की ड्रॉप्स निकली हुई दिखाई देती हैं सुबह के टाइम। ठीक है, ब्रेक होने पर, अनफॉर्चुनेट या फिर इंटेंशनली हम उसे ब्रेक करें, तब जो पानी की ड्रॉप या पानी हमें निकला वो दिखाई देता है, वो जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू पानी बाहर आता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन। गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हाइडाथोड। ये बिल्कुल फैक्ट है। दूसरा है कि इट आकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ये बिल्कुल सही बात है कि नाइट में ही होता है, क्योंकि जब रूट प्रेशर की वजह से ही होता है। जब हम ब्रेक करते हैं उस टाइम पानी नहीं निकलेगा, जब रात में प्लांट अपनी एक ऐसी स्टेज में पहुंचता है जब वो प्रेशर को मतलब काउंटर करता है कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, तो रूट प्रेशर के इफेक्ट के थ्रू कुछ पानी बाहर आ जाता है, वहीं पे ड्रॉप की फॉर्म में हमें महसूस होता है। और पानी वो प्योर पानी नहीं होता, बल्कि उसमें जो फ्लोएम और जाइलम सेप के अंदर से निकला हुआ पानी होता है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। कहने का मतलब प्योर पानी नहीं होता है वो। जैसे लिखा है लॉस ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का लॉस नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। दोनों बातें सही हैं कि इट अकर थ्रू द हाइडाथोड एंड मोस्टली अकर ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जैसे हम बात करते हैं किसी वायरस का हम डायग्राम बनाएं, इस तरीके से आपने देखा होगा हम डायग्राम बनाते हैं, तो इसके अंदर जो ये होता है, अगर हम ये वाला पार्ट इसका हटा दें, ठीक है, तो ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA हो या DNA हो, मोस्टली RNA है इसमें प्रियॉन्स के केस में। तो जो RNA है ये खुद कैपेबल हो टू काज डिजीज़, उस केस में इसे क्या बोलेंगे हम, प्रियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में प्रियॉन्स भी, इसकी डिस्कवरी बहुत रिसेंट है, 1990 में इसकी डिस्कवरी हुई है, 1990 में। तो ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है, एक तो पहले ये बात है। मैं क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रियॉन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, इसका मतलब है कोई एक ऐसी डिजीज़ है जिससे प्रियॉन्स का कोई भी संबंध नहीं है। बाकी 3 डिजीज़ जो है प्रियॉन्स से होती हैं, जैसे स्क्रिप्ट डिजीज़ प्रियॉन्स से होती है, क्रू डिजीज़ जो जानवरों में होता है ना, खुर पका जिससे बोलते हैं, उनके जो खुर होते हैं पैर वो पकने लगते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद क्रूटफेल्ड जैकब डिजीज़, ये भी
प्रियॉन्स के थ्रू होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया है। क्यों? फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें जो ह्यूमन बॉडी में होता है, और एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एक मेटाबॉलिक मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है एक एंजाइम, एक अमाइनो एसिड होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसका नाम है फिनाइल एनालीज। इस अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी जो है डाइजेस्ट करने में अनेबल हो जाती है। कहने का मतलब इसकी एक आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि इस बीमारी से जो ग्रसित है, मतलब जो पेशेंट होता है वो जब यूरिन फार्मेशन करता है, यूरिन को बॉडी से निकालता है, एक्सक्रीट करता है, तो उस टाइम उसका जो यूरिन होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद द एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। तो इसका सबसे आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है? उसका जो पेशाब होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। और इट इज़ ए मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब एक जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, और इसका प्रियॉन से कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। और आपको ये मालूम चल गया फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसा है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बात करते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम शो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखें कि पॉन्ड इकोसिस्टम क्या शो करता है। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर को बताता है या इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास को बताता है, बोथ आर करेक्ट, या इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर को बताता है। देखिए नंबर के दोनों बातें दे रही है कि पिरामिड भी बता रहे हैं, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी है। तो हम इसमें कोई बात नहीं, हम इसे बिल्कुल चेक करते हैं। देखिए कैसे करके हम पॉन्ड बनाते हैं। ये पॉन्ड बन गया और पॉन्ड का ये बाउंड्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होते हैं इसकी बॉडी की सरफेस पे, ठीक है। फिर इसके ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, और फिर जो होती हैं स्मॉल फिश होती हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी। और फिर एक बहुत बड़ी बड़ी फिश होती है इसके नीचे। जैसे नीचे आएंगे नंबर कम होगा और लार्ज फिश होंगी, ठीक है, मतलब वजन उनका ज़्यादा होगा मगर नंबर में कम होंगी। अब हम देखते हैं इस डायग्राम को देखने के बाद हम बनाते हैं पहला अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। हम नंबर बात करते हैं। हमने सबसे पहले आपको पिरामिड जब पढ़ाया है, पूरा लेक्चर है हमारा, आप उसे देखिए। उसमें देखें सबसे पहले हम जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम सबसे पहले बेस पे बनाते हैं। देखिए प्लांट जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बेस ये हो गया। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है फिशेज़ का नंबर जो है कम होता जा रहा है, बड़ी फिशेज़ का नंबर कैसा है? कम। अभी हम बायोमास के लिए पिरामिड बना रहे हैं या नंबर के लिए बना रहे हैं? पहले हम ये डिसाइड करें, हम नंबर के लिए बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्लांट हैं, ग्रीन जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो यहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ गए, मतलब ये सबसे पहले फोटोसिंथेटिक लेयर बनती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं पहले बेस पे। और जैसे जैसे ऊपर चले जा रहे हैं तो नंबर जो है वो कम होती चली जा रही। तो जो शेप निकल के आई वो कैसी आई? ट्रायंगल आई, मतलब अपराइट आई। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका, नंबर का पिरामिड कैसा होगा? अपराइट होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में हमें क्या करना है? चेक करना है कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, कि बायोमास का पिरामिड क्या इन्वर्टेड होता है? देखिए अब हम बात करते हैं प्लांट का वेट कितना होगा। प्लांट पहले इस पे है और इनका वेट कम होगा, ठीक है, और जो लार्ज फिश है उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है हमारा जो वो है वो कैसा जाएगा? इस तरीके से जाएगा, इसका उल्टा। यहाँ पे वेट जो है प्लांट का वजन जो है वो कम होगा और जो लार्ज फिश है उनका वजन बहुत ज़्यादा होगा। ये कैसा हो गया आपका? इन्वर्टेड हो गया। तो ये वाला भी करेक्ट है कि इन्वर्टेड बायोमास का पिरामिड पॉन्ड में कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, और नंबर का कैसा होगा? अपराइट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट रखेंगे सबसे पहले, यहाँ भी हमने सबसे पहले रखे थे, यहाँ पे सबसे पहले रखे, सबसे बेस पे, पहले टॉपिक लेवल पे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर टॉपिक सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, फिर फोर्थ में। सेकंड में कौन से आएंगे? स्मॉल इंसेक्ट, इनका वजन कितना होगा? प्लांट से कुछ ज़्यादा होगा। उसके बाद स्मॉल फिशेस, उनका वजन जो होता है वेट होगा इन इंसेक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। और जो लार्ज फिश होंगे उनका वजन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जैसे है कि एक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो ये कैसा हुआ? इन्वर्टेड। तो ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर है सी, कि पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए नंबर का जो पिरामिड होगा वो अपराइट होगा और बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होगा। कोई भी डाउट नहीं होना, ठीक है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केली इम्ब्रिकेट बल्ब। देखिए स्केली जो वर्ड ने बोला ना उस तरीके से ये वाला वर्ड होता है स्केल काटे तो, ठीक है। तो इससे आपको एकदम क्लियर कट आंसर होगा। जो ओनियन होता है अपना, ठीक है, अब एलियम सेपा या एलियम सटाइपम, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक बात और भी है इसमें, ये कोरकोसाइटिवस सैफरानी तो प्लांट होता है, ये बात कह रहा है बल्ब। बल्ब जो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन से बल्ब बनता है और जो फीड किया जाता हो, ठीक है। रूट और स्टेम के मॉडिफिकेशन जो फीड किया जाता है, जैसे कि आप देखा होगा शकरकंद, गाजर, ठीक है, ये मूली, ये सब इसमें आते हैं बल्ब में। मगर यहाँ पे ट्रिक है स्केली, और स्केली केवल होता है आपका, ठीक है। स्केली में कौन आएगा बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो है वो एलियम सटाइवम, गार्लिक, ठीक है। जो स्केली इम्ब्रिकेट बल्ब जो होता है वो गार्लिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम ए विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉलम बी। ठीक है, एक तरफ जो है साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी डिस्कवरीज हैं,
और ये सभी डिस्कवरी केवल एक टॉपिक से रिलेटेड है, वो है जो एपिकल मेरिस्टेम होता है प्लांट का, कि हाउ दे ग्रो और कैसे करके पूरे स्टेम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसके जो मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग थ्योरीज हैं, 4 थ्योरीज हैं, उनके जो प्रोपाउंडर्स हैं उनके नाम हैं, उनकी डेट्स हैं और दूसरा थ्योरी के नेम्स हैं। हमें यहाँ पे उन्हें मैच करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, एक बहुत ही कॉमन थ्योरी होती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, उसे ध्यान रख लें तो उससे बाकी दोनों का जो है मैच करने में आसानी होगी। और इसे 1924 में स्मिथ ने दिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए ट्यूनिका कार्पस बी, थर्ड का बी, देखिए इसमें करेक्ट आंसर मिल गया आपको। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं जो सबसे फेवरेट कार्पर कप्पे थ्योरी, ये इस ग्रुप की थ्योरी है 1971 की, सॉरी 17 की। तो इस तरीके से, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, ओल्ड अगर सबसे देखना है तो ये एपिकल सेल थ्योरी है जो हॉफमिस्टर ने 1857 में दी थी। ठीक है, और इसके बाद जो थ्योरी आपकी है हिस्टोजन थ्योरी, ये हंस्टिन ने दी थी 1870 में। ठीक है, तो इसे ध्यान करने का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन होता है जो पढ़ाई करते हैं हम लोग 11th-12th में, तो बुक्स में सब थ्योरी मेंशन नहीं है, उसमें थ्योरी मेंशन है वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है। इसलिए ट्यूनिका कार्पस का जो रेफरेंस है वो 1924 से है, एस्टिमेट ने 1924 में दी है। अभी चारों थ्योरी जो है एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, कार्पर कप्पे थ्योरी, ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एपिकल सेल जो स्टेम होता है जिसे बोलते हैं उसके फार्मेशन को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बस कि इनकी मैचिंग की जो ट्यूनिका कार्पस सबसे वेल नोन थ्योरी है जो स्मिथ ने 1924 में दी, और सबसे जो एडवांस थ्योरी है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है वो कार्पर कप्पे थ्योरी है जो 1917 की है। ठीक है, मगर इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ये थ्योरी ज़्यादा वैलिड है कार्पर कप्पे थ्योरी, और सबसे जो फेमस है जो वो स्मिथ की थ्योरी में सबसे जो ओल्डेस्ट है वो एपिकल सेल थ्योरी है जो हॉफमिस्टर ने 1857 में दी थी। तो आप इसके थ्रू देख लें, करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ठीक है, इसमें किसी एक को ध्यान रख लें तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह मैचिंग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, नेम ऑफ द इवेंट और फुल एक्सप्लेनेशन है। एटोटोमी क्या होता है, रीजनरेशन क्या है, सेनेसेंस क्या है और डेथ क्या है। तो देखिए डेथ को सबसे पहले डिस्क्राइब करें, क्यों डेथ तो डेथ है, फिर तो उसके बाद खत्म ही हो जाता है सब कुछ। तो डेथ को डिफाइन करना क्या है, देखिए आपको लगता है रिप्लेसमेंट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, नहीं रिप्लेसमेंट तो नहीं है डेथ, डेथ के बाद कौन आता है, रिस्टोरेशन इन द स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होता है, डिटीरियोरेशन भी नहीं है, वॉलंटरी कास्टिंग ऑफ, नहीं, इच्छा से कौन मरने चाहता है, वो तो सब मर ही जाते हैं। उसके बाद एन इरिवर्सिबल ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फंक्शन, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा ब्रेक डाउन होता है कि जो कभी रिवर्सिबल नहीं होता, एक बार मर गए तो मर गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका यहीं से निकल रहा है कि डेथ एंड इरिवर्सिबल ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक है, चलें दूसरी चीज़ देख लेते हैं जो समझने के लिए ऑटोटोमी जो टर्म होता है वो क्या होता है। ऑटोटोमी मतलब ऑटो मतलब होता है ना सेल्फ, तो सेल्फ का मतलब हमारे वॉलेंट्री, इस ध्यान से रखें, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए ऑटो सेल्फ, वॉलेंट्री भी सेल्फ, अपनी इच्छा के अनुसार कास्टिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी, हम किसी अपनी इच्छा अनुसार किसी अपनी बॉडी पार्ट को त्याग दें। ठीक है, ये ऑटोटोमी होता है। रीजनरेशन जैसे आपने देखा सरीसृप जो होते हैं अपने, जैसे छिपकली का एग्जाम्पल ले, जब उसे मारते हैं उसकी पूछ टेल जो होती है ब्रेक हो जाती है और वो भाग जाती है, बाद में फर्दर उसे निकाल लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, रीजनरेशन। और भी बहुत सारे एनिमल्स में होता है, बट सबसे कॉमन जो है सरीसृप जिन्हें हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, उनमें बहुत कॉमन प्रोसेस है ये। तो सेकंड का ए, रिप्लेसमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, ये भी सही क्लियर है। अब आता है सेनेसेंस। सेनेसेंस से कैसा मतलब, जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, हल्के हल्के हमारी बॉडी पार्ट का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, हल्के हल्के मतलब हम मरना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में जो ROS होती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनने लगती हैं, और वो हमारी बॉडी में ऐसी डिपॉजिट होती हैं कि हमारी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखें बच्चा होता है बिल्कुल एकदम उसकी स्किन साफ़ सुथरी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ब्लड तक दिखता है, और जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं हमारी स्किन के नीचे इतने मतलब वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं कि हमारी स्किन इतनी टफ हो जाती है कि वो टूट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेनेसेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत हल्के हल्के हर आदमी की बॉडी में चल रही है। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनका डिपोजिशन होने लगता है बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी यंग होते हैं तो हमारी बेस्ट बॉडी में बनते हैं, बेस्ट तो हमेशा बनते हैं मेटाबॉलिज्म रिजल्ट में, मगर हमारी बॉडी उन्हें एक्सपेल करने में कैपेबल होती है। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, हमारी एज होती जाती है, वो बेस्ट कैपेबिलिटी जो रिमूवल की है ना वो कम होती चली जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कि वो हमारे बेस्ट हमारी बॉडी में हल्के हल्के जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे बॉडी पार्ट को हल्के हल्के डैमेज कर जाते हैं। जैसे कि देख रहा होगा लास्ट टाइम 50 के बाद 50-40 या 70 के बाद किडनी फेल हो गया, क्यों, बेस्ट प्रोडक्ट इतने जमा हो गया तो किडनी फेल हो गया, या दूसरे बॉडी पार्ट हमारे फेल हो जाते हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सेनेसेंस होता है, ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो क्या होता है, डिटीरियोरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ एन एनिमल। ठीक है, तो इसका बी, थर्ड का बी। तो करेक्ट आंसर देखते हैं आप, फर्स्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई बी मैचिंग टाइप का है। इसमें क्या है, इसमें 4 टाइप की ग्रोथ दिया है। ग्रोथ क्या है, ऑक्जेटिक ग्रोथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ क्या है, एंड
एक्सेलरेशनरी ग्रोथ क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशनरी ग्रोथ देखते हैं, अब क्या ग्रोथ पहले देखते हैं। सिंपल सी ग्रोथ, जैसे उसमें डेथ था ऐसे यहाँ पे ग्रोथ है, किसी भी टाइप का कोई भी टर्म आगे पीछे नहीं लगा, सिंपल ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ होती है इंक्रीज इन साइज, वेट एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये ग्रोथ हो गई, बिल्कुल सही है। पहले का सी देखिए है वो। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। देखिए इसमें एक वर्ड समझे से, AU ऑर्गेनिक प्लांट हार्मोन होता है, वो भी ग्रोथ करता है, मगर उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें सेल का साइज बढ़ता है, ना कि सेल डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ सेल्स, नॉट नंबर ऑफ सेल्स, मतलब डिवीजन नहीं होता। दूसरा जो प्लांट हार्मोन होता है जिसका नाम होता है साइटोकाइनिन, उसमें भी सेल का वो बढ़ता है, क्या मतलब ग्रोथ होती है, बट बाय डिवीजन ऑफ सेल्स, नॉट बाय इंक्रीजिंग या बाय इनहांसिंग द सेल वॉल्यूम। में सेल का साइज नहीं बढ़ता, उसमें सेल डिवाइड होती हैं। तो इससे ध्यान रखना है। AU ऑक्सीजन में भी AU होता है, AUXIN, ठीक है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेटिव ग्रोथ जो होती है उसमें ग्रोथ होती है, बट बाय इनहांसिंग द वॉल्यूम ऑफ द सेल, नॉट बाय डिवाइडिंग द सेल्स। तो करेक्ट आंसर 2 का A, ठीक है। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ। मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ क्या होता है? देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही डिवीजन होता है, ठीक है। अब कौन सा डिवीजन? ग्रोथ रिजल्ट्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स बाय माइटोसिस, मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है तो माइटोसिस बात है, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ माइटोसिस होगी, ठीक है। थर्ड देखते हैं एक्रीशनरी ग्रोथ। इसमें क्या है? ग्रोथ ड्यू टू माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्व सेल्स अकरिंग इन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है, ये ग्रोथ स्पेशल टाइप की है, एक स्पेशल काइंड ऑफ की सेल जो बॉडी में रिजर्व होती हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे और एक स्पेसिफिक रीजन में ही, स्पेसिफिक लोकेशन पे ग्रोथ होती है, उसे बोला जाता है एक्रीशनरी ग्रोथ, ठीक है। ये आपकी 4 टाइप की ग्रोथ थी। तो आपने सिंपल ग्रोथ देखा कि इंक्रीज साइज, वेट एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और ऑर्गेनिक ग्रोथ की ग्रोथ वॉल्यूम ऑफ द सेल बढ़ता है, ना कि सेल का नंबर बढ़ता है, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ होती है जिसमें ग्रोथ रिजल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बाय माइटोसिस, मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, इस तरह के डिवीजन होता है, उसे हम बोलते हैं। और ये जो ग्रोथ है फोर्थ वाली, ये स्पेशल ग्रोथ है, स्पेशल लोकेशन पे, स्पेशल बॉडी सेल्स दैट आर रिजर्व होती हैं पार्टिकुलर साइट पे, वो एक स्पेशल टाइम पे निकलती हैं और डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। ए बायो एनर्जी सोर्स ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन टू सप्लीमेंट फॉसिल फ्यूल पेट्रोल। कह रहा है कि एक बायो एनर्जी का सोर्स है जो ऑब्टेन्ड होता है फर्मेंटेशन से, और सप्लीमेंट किसे करता है, मतलब किसके पैरेलल खड़ा होना चाहता है वो, फॉसिल फ्यूल पेट्रोल के पैरेलल। तो वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? मेथेनॉल है, इथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल है, या डीजल है? तो वो आपका इथेनॉल है। आप बहुत सुना होगा आजकल इथेनॉल की बात हो रही है। तो इथेनॉल है इतने बड़े लेवल पे जो पेट्रोल को सप्लीमेंट कर सकता है, मतलब पेट्रोल की जगह पे मतलब काम कर सकता है, या उसे मदद कर सकता है पूर्ति करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज इन पेपर्ड मॉथ। पेपर्ड मॉथ एक इंसेक्ट है, पतंगा इसे बोलते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने NCERT में देखा होगा इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में कि जो इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया 1860 में, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो वहाँ पे केवल एक टाइप के पतंगे थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो वहाँ के जो ट्री ट्रंक थे उनके ऊपर ब्लैक कलर की सूट, मतलब कालिक जमा हो गई। इससे क्या हुआ, वो वहाँ के जो इंसेक्ट थे वो प्रीडेटर को बहुत इजीली वहाँ पे आइडेंटिफाई हो गए, और उन्होंने खा के उन्हें ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना कलर चेंज, कैमोफ्लेज का सहारा लिया, और वो उनसे बचना स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने क्या देखा कि नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पे देखा, इन एक्शन, मतलब होते हुए देखा भाई अपनी आँखों से। तो कहने का मतलब ये है, जो पेपर्ड मॉथ का एग्जाम्पल्स है वो नेचुरल सिलेक्शन एक्शन की बात करता है कि उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को होते हुए देखा है, मतलब वहाँ पे लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी। द प्रोसेस विच कैन नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ वायरस इज। देखिए वायरस की प्रेजेंस में कौन सी प्रोसेस नहीं होती है? अगर वायरस नहीं हो तो प्रोसेस नहीं हुई। जैसे ट्रांसलोकेशन, देखिए ट्रांसलोकेशन तो एक आपका प्लांट की बात करो तो प्लांट में फूड मटेरियल फोटोसिंथेट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन से टर्म आता है, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर जेनेटिक्स में भी एक टर्म होता है, जो क्रोमोसोम के बॉडी पार्ट का ट्रांसलोकेशन होता है, उसमें ट्रांसडक्शन एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है कॉन्जुगेशन, आल्सो ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। और थर्ड है ट्रांसलेशन, ये एक प्रोटीन सिंथेसिस, RNA टू DNA ट्रांसक्रिप्शन होता है, और DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये साइटोप्लाज्म में होने वाली प्रोसेस है। तो वायरस का संबंध है आपका ट्रांसडक्शन से, ठीक है। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वायरस,
ठीक है, अगर वायरस नहीं होगा तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, ट्रांसडक्शन नहीं होगा, दैट इज ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वायरस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ग्रोथ रिंग्स ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ, एक ग्रोथ रिंग जो होती है प्लांट में, जिसे हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स, तो उसमें कौन सी वुड होती है? ओनली ऑटमन वुड होती है, स्प्रिंग एंड अर्ली वुड होती है, ओनली स्प्रिंग वुड होती है, स्प्रिंग एंड ऑटमन वुड होती है। आपको ये बताना है कि एक जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स होते हैं प्लांट के ऊपर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है डी, मतलब स्प्रिंग और ऑटमन वुड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। वो एक साल का होता है और एक साल में 6 मंथ होती है स्प्रिंग और 6 मंथ होती है ऑटमन वुड का, तो दोनों टाइप की वुड को रिप्रेजेंट करता है। और उसकी मदद से हम क्या करते हैं? प्लांट की एज पता कर लेते हैं। और इस ब्रांच को क्या कहा जाता है, बताइए? प्लांट की एज को काउंट करने की साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड टाइप ऑफ वेजिटेबल इन ए बास्केट कंटेनिंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करें, जो ओल्ड नहीं है, जो ओल्ड है, मतलब विषम टाइप, मतलब 3 एक से हैं और एक अलग है। कौन सा ऐसा वेजिटेबल्स है इसमें? बीट पोटैटो, वेट फ्रूट मतलब बीटा वगैरह, चुकंदर से बोलते हैं, पोटैटो मतलब आलू, कैरेट मतलब गाजर, और रेडिश मतलब मूली। तो आप इसमें क्या चीज़ देख रहे हैं जो डिफरेंट है? देखिए, पोटैटो जो है वो स्टेम है और बाकी ये तीनों जो हैं ये रूट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर बी। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आपने 20 क्वेश्चन देखे और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम चला कि कैसे कैसे क्वेश्चन को टैग करना है। इस पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।